पर्यावरणविद स्टालिन डी हवा में उत्सर्जन का स्तर नाप रहे हैं। वो इस वक्त मुंबई शहर के पूर्वी हिस्से के एक सीमेंट कंपाउंड में हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 195 के निशान का मतलब मुंबई में हवा की गुणवत्ता खराब है। सिंपल कंपैरिजन, मुंबई में लोग रोजाना 5 सिगरेट के धुएं के बराबर दूषित हवा अपने भीतर ले रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते। जो नहीं पी रहा वो भी स्मोकर है। मुंबई के बच्चों के फेफड़े सिगरेट पीने वालों के फेफड़ों जैसे हैं। रोहिणी बनर्जी इस समस्या को बखूबी समझती हैं। उनके बेटे को सांस से जुड़ी बीमारियां होती रहती हैं। प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही उसके लक्षण उभर आते हैं। पिछले 2 साल से उनके घर से बस 300 मीटर दूर एक बड़े निर्माण प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। We started feeling the जब मेरा बेटा 2.5 साल का था तब से हम प्रदूषण के असर को महसूस करने लगे थे। जब भी हम बाहर घूमकर या खेल कूद या दौड़ भाग कर घर आते थे तो उस रात को उसे पक्का खांसी होती थी। डॉक्टरों के पास हमारे चक्कर अब अक्सर लगने लगे थे। उसे कफ सिरप देने लगे और कुछ मौकों पर तो उसे इनहेलर भी देना पड़ा। मुंबई के स्थानीय प्रशासन के अनुमान के मुताबिक शहर में 6000 से ज्यादा निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं। वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है। धूल के कण PM 2.5 इतने बारीक होते हैं कि नंगी आंखों से नहीं दिखते। वो सीधे फेफड़ों में घुसकर खून में मिल जाते हैं। दिसंबर 2024 में कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर 200 का आंकड़ा पार कर गया, जिससे हवा बहुत ज्यादा खराब हो गई। सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल के हाल के अध्ययन ने पाया कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार इन कणों की जरा भी चपेट में आने से डायबिटीज जैसी बीमारियों का जोखिम 23% बढ़ जाता है। ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने पर डायबिटीज होती है और उस शुगर को गलाने के लिए पैनक्रियाज में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनती। इससे आगे चलकर नसों, आँखों, गुर्दों और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को नुकसान हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज के बढ़ने में कई फैक्टर काम करते हैं, जैसे DNA, लाइफस्टाइल और पर्यावरण। डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव कोविल 2 दशकों से मुंबई में हैं और पिछले 3 साल से उनके पास डायबिटीज के युवा मरीजों की संख्या बढ़ रही है। The inflammation which is caused by poor 2.5 PM से कम वाले खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स से शरीर में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। उसकी वजह से पैनिक्रियाटिक बीटा सेल्स टूटने लगती हैं, यानी इंसुलिन कम बनने लगती है। The inflammation causes insulin resistance. प्रदूषण से होने वाले इन्फ्लेमेशन से केवल इंसुलिन पैदा करने वाले सेल्स को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि इंसुलिन के प्रति शरीर का रिस्पॉन्स भी नहीं दिखता। So the traditional risk factors which we know, मोटापा, सुस्त जीवन शैली और गलत खानपान जैसे खतरे तो हमेशा से हैं ही, लेकिन अगर आप इन खतरों में प्रदूषण और हवा की गुणवत्ता को भी जोड़ दें तो सारी चीजें मिलकर समय से पहले शरीर में डायबिटीज को बढ़ाने लगती हैं। kind of development of diabetes. 47 साल के मरविन फर्नांडिस ऐसे ही एक मरीज हैं जिन्हें हाल ही में प्रीमेच्योर डायबिटीज की शिकायत हुई। मरविन संतुलित जीवन शैली बिताते थे, नियमित रूप से व्यायाम करते थे और पौष्टिक आहार लेते थे। इसीलिए उन्हें ये जानकर धक्का लगा कि उन्हें डायबिटीज है, जो आसपास की प्रदूषित हवा से हुआ था। हम अपना ध्यान कैसे रखें? जिस हवा में सांस लेते हैं वही अशुद्ध है। वो हवा मेरे भीतर घुसकर मुझ पर असर डाल रही है। मैं नहीं जानता कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। उनके लिए डरता हूँ। समस्या पर काबू पाने की कोशिश में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एयर क्वालिटी इंडेक्स के 32 मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी मुंबई में लगाए हैं। बोर्ड का कहना है कि वो करीब से प्रदूषण को मॉनिटर करता है और उसने रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्हें 25 फुट ऊंचे बैरिकेड लगाने चाहिए और धूल के कण रोकने के लिए जाल और फॉगर जैसे सिस्टम होने चाहिए। CCTV लगा होना चाहिए और खुदाई के दौरान शोर कम होना चाहिए।
धूल रहित वातावरण बनाए रखने के अलावा प्रोजेक्ट के मालिक को 24 घंटे निगरानी रखनी होगी। ये व्यापक दिशा निर्देश हमने बिल्डरों को जारी किए हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने वाली निर्माण कंपनियों को बंद करने का नोटिस भी जारी हुआ, लेकिन कई मामलों में उनका कोई असर नहीं पड़ता और दोषियों को सजा नहीं मिलती। रोहिणी बनर्जी कहती हैं कि अधिकारी नाकाम रहे हैं। अगले 10 साल में ये समूची पीढ़ी इसकी कीमत चुकाएगी और वो बड़ी कीमत होगी। कोई भी सरकार ऐसी नहीं जो इस समस्या को हल कर पाए। लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर के पास समाधान है? जलवायु तकनीक से जुड़ी पुणे स्थित एक स्टार्टअप कंपनी रेस्पिरर लिविंग साइंसेज ने एटलस AQ नाम से एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाया है जो प्रदूषण की सटीक जानकारी देता है। प्रति वर्ग किलोमीटर के सटीक डेटा की मदद से आम जनता और समुदाय कुछ ठोस कदम उठा पाएंगे और इसी डेटा से उच्च स्तरीय अधिकारी समस्या वाले खास हिस्सों पर ध्यान दे पाएंगे। कंपनी सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों के लिए कार्रवाई की मांग कर रही है। उसका कहना है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जारी 2 करोड़ यूरो का अधिकांश हिस्सा इलेक्ट्रिक बसों में निवेश करने का शहर प्रशासन का फैसला असरदार नहीं है। क्या इलेक्ट्रिक बसें एयर क्वालिटी की समस्या का जवाब हैं? बिल्कुल नहीं। 200 बसें चला देना आसान है, लेकिन इससे समस्या हल नहीं होने वाली। पैसा तो सारा खर्च हो चुका, तो हमें लगता है कि समस्या कहाँ है। इसका ध्यान हाइपर लोकल तरीके से रखा जा सकता है। इस बीच रोहिणी बनर्जी जो कर सकती हैं कर रही हैं। बचाव के लिए उन्होंने घर पर एयर प्यूरिफायर लगा दिया है और बेटे के साथ घर के बाहर कदम रखने से पहले वो उसे मास्क पहनाना नहीं भूलती। प्रभावी समाधान लागू करने में नीति निर्माताओं के नाकाम रहने तक लोगों के पास खुद को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश करने के अलावा कोई और चारा नहीं है।